सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए एग्रोनॉमी की टेस्ट सीरीज। जैसा कि आप सभी को पता है, अपन एग्रीकल्चर की संपूर्ण की टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे थे। अपने टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रखी है। सबसे पहले अपन ने सामान्य कृषि जो जनरल एग्रीकल्चर है उसकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर ली। उसके 2 क्लासेस में अपन ने 40 क्वेश्चन की बात की। इसके बाद में अपन ने सॉइल साइंस की बात की, 40 क्वेश्चन की 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली। इसके बाद में आती है अपनी एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में अपन टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आज का टॉपिक रहेगा अपना जो मौसम और जलवायु है और वो कृषि जलवायु खंड है, उनकी अपन चर्चा करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों अपनी जो शुष्क कृषि है। शुष्क कृषि एक तो 2 टॉपिक है अपने, एक तो मौसम और जलवायु, इसमें भी अपन ने कृषि जलवायु खंड के क्वेश्चन डाले हैं। और जो शुष्क कृषि है इसमें भी अपन जलवायु जो कृषि जलवायु खंड है इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में अपन मौसम और जलवायु और जो कृषि जलवायु खंड है उनकी चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में भी अपन किसकी चर्चा करेंगे, अपन शुष्क कृषि और कृषि जलवायु खंड की चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अपन इरिगेशन और जो टीलेज वगैरह है उन टॉपिकों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने को किसकी करनी है, सबसे पहले अपने को करनी है जो मौसम और जलवायु है इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं और कन्फ्यूजन होने वाले क्वेश्चन हैं, उनकी अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और क्लास को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों के पास। दोस्तों, क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। क्वेश्चंस की ओर जाने से पहले मैं बता दूं कि आप सभी को क्या करना है, एक चार्ट बनाना है। चार्ट में आप काउंटिंग कितने तक रखोगे, 30 तक रखना। फिर इसके बाद में जैसे ही क्वेश्चन आप पढ़ो, आपको जो भी आंसर आए उसके टिक लगा दो। एंड में आप बताओ कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस के साथ साथ जो ऑप्शन होंगे उनको भी अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। बस आपको क्या करना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अच्छे से थ्योरी पढ़ के प्रैक्टिस करनी है। एक बार सिलेबस हो जाए इसके बाद में अपन मिक्स में भी क्वेश्चन चलाएंगे और भी ज़्यादा संख्या में क्या लाएंगे, क्वेश्चंस लाएंगे एक बार सिलेबस होने के बाद में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का अपना कि जो मानसून शब्द है क्या है दोस्तों, मानसून है ये बताना है अपने को कि कौन सी भाषा का शब्द है। जो मानसून शब्द है ये कौन सी भाषा के शब्द से लिया गया है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मानसून शब्द कौन सी भाषा का शब्द है। दोस्तों, ये मौसीन शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। ये जो मानसून शब्द है मौसीन शब्द है, कौन सी भाषा का है, अरबी भाषा का है। इस शब्द से लिया गया है मौसीन शब्द, जो कि कौन सी भाषा का है, अरबी भाषा का है, इससे लिया गया है। दोस्तों, अगर आपके किसी भी शब्द के पीछे कल्चर आ जाए, मतलब क्या आ जाए, कल्चर आ जाए, जैसे एग्रीकल्चर हुआ, सेरिकल्चर हुआ, मोरिकल्चर हुआ, तो ये कौन सी भाषा के शब्द होते हैं, एक ट्रिक समझ लो, लैटिन भाषा के शब्द होते हैं, भाषा के शब्द होते हैं, भाषा के शब्द होते हैं। और अगर किसी की लोजी या लोमी आ जाए, क्या लोजी या लोमी आ जाए, तो वो कौन सी भाषा का शब्द रहता है, वो रहता है ग्रीक भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का रहता है, ग्रीक भाषा का रहता है दोस्तों। एक शब्द है वो अपने अपवाद के रूप में माना जाता है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी एक तो पोम शब्द तो लिया गया है लैटिन भाषा से और लॉजी शब्द किससे लिया गया है, ग्रीक भाषा से, तो वो लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का क्या है, शब्द है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान का अपने को मुख्यालय बताना है। किसका बताना है, IMD का। IMD मतलब इंडियन मीटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट। भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1875 में हुई थी। अब ये बताना है आपको कि कहाँ पर हुई थी। ये हुई थी दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में, हुई थी पुणे महाराष्ट्र में। अगर आपको पूछे IAMD कहाँ पर स्थित है दोस्तों, IAMD की स्थापना हुई थी, जो भारतीय कृषि जलवायु मौसम विज्ञान का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, वो स्थित है दोस्तों नई दिल्ली में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1938 में। कब हुई थी, 1938 में। कहाँ पर स्थित है, नई दिल्ली में। अगर आपको पूछ ले WMO,
क्या पूछ ले, WMO वर्ल्ड मीटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? दोस्तों इसके अलावा अपन जो एग्रीकल्चर की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अलावा और भी अपन ने स्टार्ट कर रखे हैं, जैसे हिंदी हुई, राजस्थान जीके हुआ, ये भी स्टार्ट कर रखे हैं टॉपिक वाइज। तो दोस्तों उसमें मैंने राजस्थान जीके के जो मॉक टेस्ट था उसमें मैंने बताया था कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है दोस्तों झालावाड़। झालावाड़ में क्या होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर सबसे कम की बात करें तो वो कहाँ पर आएगी? वो जैसलमेर में आएगी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों एक इंस्टीट्यूट है काजरी। काजरी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक गर्मी पड़ने वाला और सर्वाधिक ठंड पड़ने वाला जिला कौन सा है? चूरू आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? चूरू आ जाएगा। इसके बाद में है राजस्थान की औसत वर्षा कितनी होती है? राजस्थान की औसत वर्षा से की बात करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों, अगर आप ले राजस्थान से पहले आप पूछ ले कि जो है विश्व औसत वर्षा होती है दोस्तों, विश्व की औसत वर्षा होती है 1000 mm। कितनी होती है? 1000 mm होती है। अगर भारत की आपको औसत वर्षा पूछ ले, भारत की अगर औसत वर्षा चले तो 1194 mm होती है और विश्व की 1000 mm। और राजस्थान की कितनी होती है दोस्तों? राजस्थान की होती है 575 mm। कितनी होती है? 575 mm होती है दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अपना कि राज्य में सर्वाधिक वर्षा कौन से मानसून से होती है? एक तो दोस्तों उत्तरी पूर्वी मानसून होता है, एक कौन सा होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। तो ये पूछ रहा है कि 75% जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, इससे 75% से अधिक वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, ये अपने राजस्थान में प्रवेश कब करता है दोस्तों? ये राजस्थान में प्रवेश करता है 16 जून को। कहाँ पर प्रवेश करता है? सबसे पहले बांसवाड़ा में प्रवेश करता है। अगर 1 जून की बात करें तो ये केरल के तट पर पहुंचता है 1 जून को दोस्तों। आई होप आपको समझ में आएंगे ये क्वेश्चन। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में जो मावठ होती है, मावठ किसे बोलते हैं दोस्तों? सर्दियों में जो राजस्थान में वर्षा होती है उसको किस नाम से जानते हैं? मावठ के नाम से जाना जाता है। अब वो मावठ होती है वो किसके कारण होती है? चक्रवात के कारण होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, दक्षिणी विक्षोभ के कारण होती है, या पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अपना कि फसलों को पाले से बचाने हेतु जो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी कितनी % मात्रा अपन काम में लेते हैं? फसलों को पाले से या सर्दी से बचाने के लिए कितने % काम में लेते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 0.1%। कितना हो जाएगा? 0.1% हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अपना, निम्न में से पाला संवेदनशील फसल कौन सी है? अपने को बताना है कि पाला के लिए संवेदनशील फसल कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पपीता भी पाला के लिए संवेदनशील फसल है, सरसों भी और मटर भी है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अपना कि मध्यम प्रकार का जो वेदर फोरकास्टिंग होता है, मौसम पूर्वानुमान होता है, ये 3 प्रकार का होता है। आप सभी को पता है, एक तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक मिड टर्म के लिए होता है, एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो दोस्तों जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है वो 1 से 3 दिन के लिए या 72 घंटे के लिए होता है। कितने दिन के लिए होता है? 1 से 3 दिन या 72 घंटे के लिए, तो शॉर्ट टर्म का हो जाएगा। जो मध्य अवधि का होता है, मतलब मिड टर्म का होता है, ये 3 से 10 दिन का होता है। किसके लिए होता है? 3 से 10 दिन के लिए होता है। सामान्यतः अगर यूज में लिया जाता है तो मिड टर्म वाला यूज में लिया जाता है। 10 से अधिक दिन वाला क्या रहता है दोस्तों? 10 से अधिक दिन वाला लॉन्ग टर्म वाला रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 से 10 दिन का हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अपना कि मौसम से
मौसम से संबंधित जो घटनाक्रम होती है, वेदर से रिलेटेड जो भी घटनाएं होती है वो वायुमंडल की कौन सी परत में होती है। आप सभी को पता है वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। शोभमंडल, समताप मंडल, जो मध्य मंडल और फिर तापमंडल है। अब तापमंडल तो ऊपरी ऊपर का हो जाएगा, नीचे ही नीचे का क्या हो जाएगा, शोभमंडल हो जाएगा। तो दोस्तों शोभमंडल में क्या होती है, मौसम संबंधी घटनाएं होती है। मौसम संबंधी जो भी घटनाएं होती है वो कौन से मंडल में होती है, शोभ मंडल में होती है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अपना, वायुमंडल में जो CO2 का स्तर होता है, वायुमंडल में जो CO2 का स्तर होता है वो कितना होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा, 300 ppm। अगर आपको मर्दा में पूछ ले तो 0.03 आ जाएगा दोस्तों, 0.03% आएगा, ना कि ppm आएगा दोस्तों। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु का वेग मापने के लिए कौन सा यंत्र या कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है। वायु का वेग मापने के लिए चारों की बात करेंगे कि चारों किस काम में आते हैं। सबसे पहले है साइक्रोमीटर। साइक्रोमीटर काम में आता है दोस्तों, जो वायु होती है, जो वायु में नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उसको मापने के लिए साइक्रोमीटर का यूज में लिया जाता है। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, RH होती है, सापेक्षिक आर्द्रता होती है, उसको मापने के लिए जो हाइग्रोमीटर है इसका यूज किया जाता है। एनीमोमीटर जो वायु की दिशा होती है उसको मापने के लिए, सॉरी, वायु की जो गति होती है उसको मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज में लिया जाता है। फिर है विंड वेन। विंड वेन किसके लिए यूज में लिया जाता है, जो वायु की दिशा होती है उसको मापने के लिए। दोस्तों इन क्वेश्चन को आप नोट करते रहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो वायु का वेग अपने को पूछ रहा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनीमोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों, एनीमोमीटर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपने बहुत ही कम देखा होगा। इसका राइट आंसर देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि प्रत्येक फसल की बढ़वार व विकास हेतु न्यूनतम, इष्टतम और उच्चतम तापमान, एक तो न्यूनतम तापमान होता है, एक इष्टतम मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, एक तो क्या होता है मिनिमम होता है, एक ऑप्टिमम होता है, एक उच्चतम तापमान होता है। ये निर्धारित करते हैं एक फसल के लिए, जो बढ़वार के, एक फसल की बढ़वार और विकास के लिए मिनिमम और जो ऑप्टिमम होता है और जो उच्चतम होता है, इन तीनों को जो निर्धारित करते हैं तो इसको कहते क्या है दोस्तों, इसको कहते हैं कार्डिनल टेम्परेचर। क्या कहते हैं, कार्डिनल टेम्परेचर के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में भी टर्म को याद रखना। कार्डिनल टेम्परेचर क्या होता है, जिसमें मिनिमम और ऑप्टिमम और जो हाईएस्ट टेम्परेचर होता है, इन तीनों को क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है किसी भी फसल के लिए, बढ़वार और विकास के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अपना, कि सौर विकिरण को प्रदर्शित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है। मतलब एक इकाई बतानी है सौर विकिरण को। पहले अपन जानते हैं सौर विकिरण, जो भी अपने सूर्य से प्राप्त होती है रेडिएशन, उनको किस नाम से जानते हैं, सौर रेडिएशन या सोलर रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। अब इसके बारे में तो थोड़ा सा ध्यान में रखना दोस्तों, कि सोलर रेडिएशन लिखते रहना, जो भी मैं बताऊंगा कि जो सोलर रेडिएशन होती है, इनको टोटल जो सोलर रेडिएशन होती है जो अपने को सूर्य से प्राप्त होती है, इनको मापने के लिए पायरेनोमीटर का काम में लिया जाता है। क्या काम में लिया जाता है, पायरेनोमीटर काम में लिया जाता है। अब इसके बाद में है कि जो सीधी विकिरणें प्राप्त होती है, इनको मापने के लिए जो पायर हेलियोमीटर है, ये काम में लिया जाता है। इसके बाद में है दोस्तों कि जो परावर्तित किरणें हो जाती है, मतलब पृथ्वी से आई और वापस सूर्य से आई, सूर्य से आने के बाद में वापस परावर्तित होकर गई, तो उसको किस नाम से जानते हैं, एल्बिडो के नाम से जानते हैं। जो वापस परावर्तित किरणें जाती हैं उनको किस नाम से जानते हैं, एल्बिडो के नाम से जानते हैं। और एल्बिडो की जो किरणें होती है, इनको किससे मापा जाता है, एल्बिडोमीटर से। जैसे एल्बिडो कितना, एल्बिडो का मान कितना होता है, एक क्रॉप होती है, सामान्य क्रॉप होती है, उसका 23 से 30 होता है। और जैसे कोई हिमताप है, जैसे कोई हिम बर्फ है, उसका 80 से 85% होता है। तो ये मुख्यतः क्या है दोस्तों, ये है अपने एल्बिडो है, एल्बिडो का मान। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य इकाई का उपयोग नापने के लिए यूज में लिया जाता है। मतलब अपने को बताना है कि लक्ष्य एक इकाई होती है, इसको किसके मापने के लिए यूज में लिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सौर विकिरण की तीव्रता को मापने के लिए लक्ष्य इकाई को यूज में लिया जाता है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अपना, निम्न में से कौन सा एक लघु दिवस पौधा है, मतलब SDP शॉर्ट डे प्लांट कौन सा है, निम्न में से अपने को बताना है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा
चावल। चावल क्या है? एक एसडीपी प्लांट है। क्या है? शॉर्ट डे प्लांट है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरपेक्ष आर्द्रता को दर्शाया जाता है। दोस्तों पहले अपन इसके पहले जानते हैं कि जो सापेक्ष आर्द्रता होती है, आरएच होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है फसलों की ग्रोथ के लिए। इसको मापते हैं, जो सापेक्ष आर्द्रता की बता रहा हूं मैं, सापेक्ष आर्द्रता को किसमें मापते हैं? किसमें मापते हैं? परसेंटेज में मापते हैं। अगर बात करें आपको कि जो विशिष्ट आर्द्रता होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, उसको किसमें मापते हैं? उसको मापते हैं ग्राम प्रति किलोग्राम, ग्राम प्रति किलोग्राम में। अगर बात करें कि निरपेक्ष आर्द्रता, निरपेक्ष आर्द्रता को किसमें मापते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। किसमें? ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में मापते हैं। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरसात की बूंदों का व्यास कितना होता है? जो वर्षा की बूंदें होती है, इनका व्यास कितना होता है? दोस्तों राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। राइट आंसर होगा 0.5 mm से 6 mm। कितना होता है? 0.5 mm से लेके रेंज होती है 6 mm तक। इतनी अगर बूंदे हो तो उसको क्या बोलते हैं? बरसात की बूंदे। इसके बारे में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्षा का दिन किसे बोलेंगे? कितनी वर्षा होगी तब उसको वर्षा का दिन बोलेंगे? रेनी डे बोलेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 mm से अधिक। क्या हो जाएगा? 2.5 mm से अधिक हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम विज्ञान के पिता, जो भारतीय मौसम विज्ञान के पिता के बारे में अगर पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एल.ए. रामदास। भारतीय मौसम विज्ञान की बात कर रहा हूं, भारतीय मौसम विज्ञान अगर पूछे तो एल.ए. रामदास हो जाता है। अगर पूछे आपको मौसम विज्ञान के पिता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी.एन. वाडिया। क्या हो जाएगा? डी.एन. वाडिया। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों आगे की ओर। सी.एन. आचार्य, जो सी.एन. आचार्य हैं, जैसे एफआईएम की ट्रेंच हुई दी थी, उसको आविष्कार किसने किया था? सी.एन. आचार्य ने किया था। इसके बाद में जीबी ट्रिपलेट, जीबी ट्रिपलेट ने जीरो टिलेज के फादर किसको जाना जाता है? जीबी ट्रिपलेट। जो जीरो टिलेज या शून्य भूपरिष्करण होता है, उसके पितामह के रूप में या जनक के रूप में जीबी ट्रिपलेट को जाना जाता है। इसके बाद में दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका, तो मौसम विज्ञान के पिता तो हो ही जाएंगे जी.एन. वाडिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो इसरो, इसको किस नाम से जानते हैं? इसरो के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है कि कभी तो क्या पूछ लेता है, कभी क्या पूछ लेता है। तो दोस्तों ये कंफ्यूजन आज मैं यहीं आपका खत्म करता हूँ। दोस्तों इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, वो मैं सभी यहीं पर करवाता हूँ। अगर आपको पूछे दोस्तों, भारत है, सबसे पहले किसकी बात करते हैं? भारत की बात करते हैं। अगर भारत में आपको पूछ ले, भारत में आपको पूछ ले कि प्लानिंग कमीशन के अनुसार जलवायु खंड कितने हैं, कृषि जलवायु खंड कितने हैं, या आपको ऐसे पूछ ले कि भारत में बताइए आप कृषि जलवायु खंड कितने हैं, भारत को कितने कृषि जलवायु खंड में बांटा गया है, तो भारत के लिए कितने आएंगे? 15 जलवायु खंड। कितने आएंगे? 15 जलवायु खंड। अगर आपको प्लानिंग कमीशन के अनुसार पूछे तो भी वही आएगा, और अगर जलवायु कृषि जलवायु खंड नॉर्मल पूछे तो वो भी कितना आएगा? 15 आएगा। एक तो आपको कंफ्यूजन क्लियर हुआ होगा। दूसरा है आईसीआर के अकॉर्डिंग आपको पूछे कि जो भारत है उसको कितने कृषि जलवायु खंडों में आईसीआर के अकॉर्डिंग या एनएआरपी के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, तो 131, कितने में? 131 भागों में बांटा गया है। अगर आपको पूछे कि जो भारत है, दोबारा से सुनना दोस्तों, एग्रो क्लाइमेटिक जोन, क्या है? एग्रो क्लाइमेटिक जोन, तो ये आ गई कृषि जलवायु खंड। अगर आपको पूछे कि कृषि पारिस्थितिक मतलब इकोलॉजिकल जोन, इकोलॉजिकल रीजन पूछ ले, या तो कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र पूछ ले, या आपको जोन पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, पारिस्थितिकी आना चाहिए, इकोलॉजिकल आना चाहिए। तो कितने इकोलॉजिकल, मतलब जो भारत है, भारत को जो आईसीआर है, आईसीआर के अकॉर्डिंग कितने कृषि पारिस्थितिक खंडों में, नाम दोबारा से सुनना, पारिस्थितिक या इकोलॉजिकल खंडों में बांटा गया है, तो 8 आएगा।
भारत मतलब किसके अकॉर्डिंग, ये आएगा दोस्तों ICAR के अकॉर्डिंग 8 वो पारिस्थितिक खंडों में बांटा गया है। अगर ICAR के अकॉर्डिंग कृषि जलवायु खंडों में पूछे तो 131, और अगर प्लानिंग कमीशन के अनुसार पूछे तो 15 आ जाएगा। अब इसके बाद में है, ये तो अपने कंफ्यूजन क्लियर हो गए। अब एक आता है NBSS एंड LUP, मतलब इसके फुल फॉर्म क्या होगी, नेशनल ब्यूरो सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। इसके अकॉर्डिंग भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी या इकोलॉजिकल खंडों में बांटा गया है, 21 खंडों में। कितने खंडों में, 21 खंडों में बांटा गया है। दोस्तों आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा कि कितने भागों में बांटा गया है, कितने में नहीं बांटा गया है, ये सब क्लियर हो गया होगा शायद आज की क्लास में आपका। अब इसके बारे में है, राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है, तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा 10। कितने भागों में बांटा गया है, 10 भागों में बांटा गया है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट सी। कौन सा आ जाएगा दोस्तों, फर्स्ट सी। अगर आपको जलवायु खंडों की क्लास चाहिए, जलवायु खंड समझ में नहीं आ रहे हैं, ट्रिक के साथ अगर आपको क्लास चाहिए जलवायु खंडों की, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। कमेंट के आधार पर मैं निर्णय लूंगा कि इसकी क्लास लेनी है कि नहीं लेनी है, जो कृषि जलवायु खंड है उसकी। ओनली ट्रिक के साथ, ओनली आपको 20 मिनट में सभी जलवायु खंड से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगा दोस्तों, ओनली 20 मिनट में ट्रिक के साथ। कभी भी नहीं भूलोगे, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन की खेती कौन से कृषि जलवायु खंड में की जाती है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हाड़ौती क्षेत्र में क्या की जाती है, ज्यादातर क्या की जाती है, सोयाबीन की खेती की जाती है। तो सोयाबीन की खेती हाड़ौती क्षेत्र में की जाती है। तो हाड़ौती क्षेत्र है बूंदी, कोटा, झालावाड़ वाला। तो ये कौन से में स्थित है, ये 5 में स्थित है। कौन से में, अति आर्द्र वाली जलवायु खंड में, या 5 में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों, बीकानेर क्षेत्र निम्न में से किस जोन में आता है। जो बीकानेर क्षेत्र है दोस्तों, ये कौन से जोन में आता है, इसका जो राइट आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा जोन फर्स्ट सी में। किस में आ जाएगा, जोन फर्स्ट सी में। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अपना, कि कोटा बूंदी जिलों का अधिकांश हिस्सा राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है। मतलब जो कोटा और बूंदी है, इसका अधिकांश भाग पूछ रहा है। तो अधिकांश भाग कौन से हिस्से में आता है दोस्तों, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में। कहां पर आता है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में आता है। उसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमाव बिंदु के ऊपर उपेक्षित जो कम तापमान के द्वारा जो सती होती है, जमाव बिंदु पर जो भी कम तापमान के द्वारा सती होती है, उसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिशीत सती के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, अतिशीत सती के नाम से। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्दियों में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं। जो राजस्थान में सर्दियों में वर्षा होती है, इसको किस नाम से जाना जाता है। मैंने बताया था किस नाम से जाना जाता है, इसको मावट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अपना, कि जलवायु विज्ञान के पिता कौन है। जो जलवायु विज्ञान है, मौसम विज्ञान के तो अभी बात की थी, DN वाडिया हो जाएंगे। अगर पूछे कि जलवायु विज्ञान के कौन है, तो जलवायु विज्ञान या क्लाइमेटोलॉजी के कौन है, कोपेन ने क्या किया, जलवायु का वर्गीकरण भी किया था। कितने भागों में बांटा था, 4 भागों में बांटा था। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अपना, कि सौर मंडल की धरातल से ऊंचाई है। जो सौर मंडल है, सौर मंडल की ऊंचाई धरातल से कितनी है, 8 से 18 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी, 8 से 18 किलोमीटर। अगर 18 से 50 किलोमीटर की बात करें तो वो क्या, समताप मंडल। अगर 25 से 50 किलोमीटर की बात करें तो उसमें क्या आती है दोस्तों, उसमें आती है ओजोन मंडल आ जाता है। 50 से 80 की बात करें तो मध्य मंडल आ जाता है। 80 से 1600 की बात करें तो ताप मंडल आ जाता है। आई होप आपको दोस्तों आज की क्लास के सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और
अच्छे लगे हो तो क्या करना है दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शुष्क कृषि और जो कृषि जलवायु खंड के और क्वेश्चन है उन सभी की चर्चा करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।